नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो इस वक्त पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि ईरान वॉर खत्म होगा या नहीं। ट्रंप एक तरफ शांति वार्ता की बातें कर रहे हैं, वहीं इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। नतीजा यह हुआ कि ईरान ने भी इजराइल की राजधानी तेल अवीव में कई धमाके कर डाले। इसलिए आज पूरा सच में हम युद्ध नीति के साथ साथ मिडिल ईस्ट में चल रही कूटनीति पर भी चर्चा करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर राष्ट्रपति ट्रंप क्यों ईरान के साथ करना चाहते हैं डील, और क्या है इजराइल का प्लान। वहीं साथ में आपको बताएंगे कि ईरान ट्रंप के ऑफर को मानेगा या फिर वो लड़ता रहेगा एक लंबी जंग। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो ईरान युद्ध का आज 25वां दिन है। ईरान में बीते 24 घंटे में कई जगह एनर्जी ठिकानों पर हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के स्फान शहर में गैस प्लांट और गैस कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया गया। इसके अलावा ईरान के खुर्रम शहर के पावर प्लांट और उसकी गैस पाइपलाइन पर भी हमला हुआ है। वहीं जवाब में ईरान ने इजराइल के तेल अवीव पर मिसाइलों और ड्रोन से जबरदस्त हमला बोला है। लेकिन इस युद्ध में अब सबसे बड़ी जो खबर है वो युद्ध नीति की बजाय कूटनीति बनने लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ समझौते को लेकर उत्सुक दिख रहे हैं, लेकिन इजरायली अधिकारियों को इस पर शंका है कि ईरान अमेरिकी शर्तों को नहीं मानेगा, ऐसा उनका मानना है। इससे ट्रंप प्रशासन का डिप्लोमेटिक प्रयास एक बड़े सरदर्द में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के लिए अपने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को ही जिम्मेदार बता दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि युद्ध शुरू करने का आइडिया सबसे पहले हेग्सेथ का ही था। वहीं ट्रंप ने कहा है कि ईरान डील करना चाहता है और 5 दिन या उससे कम समय में यह समझौता हो सकता है। हालांकि ईरान ने किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया है। आइए सुनते हैं ट्रंप ने क्या कहा। इसके बाद हम आपको बताएंगे मिडिल ईस्ट में चल रही डिप्लोमेसी का पूरा सच। As I announced earlier, based on preliminary conversations between the United States and Iran over the past 2 days, I've directed the Department of War to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran. They have very, very big new, actually, and very expensive, billions of dollars it costs to build them one missile. And it's only because of the great job that our military did is the reason they mean business. They want to settle, and we're going to get it done, I hope. तो विश्व के आधुनिक इतिहास में राष्ट्रपति ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जिन्हें समझना आसान नहीं। वो आए दिन बयान बदलते रहते हैं और कई बार अपने कहे का उल्टा भी कर देते हैं। यही वजह है कि ट्रंप ने जो 5 दिन के इंटरवल का ऐलान किया है, उसके पीछे क्या कारण है, इसे लेकर अलग अलग कयास दुनिया भर में लगाए जा रहे हैं। कोई इसे ट्रंप का डर बता रहा है तो कोई इसे उनकी चाल साबित कर रहा है। इसलिए इन दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए हमने इंटरनेशनल मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर यह जानने और समझने की कोशिश की है कि आखिर ट्रंप के इस 5 दिन वाले प्लान के पीछे वो 10 वजह क्या हो सकती है। तो देखिए, पहला कारण ईरान के तेल ठिकानों पर हमले की धमकी। ईरान ने मध्य पूर्व के सबसे बड़े तेल संयंत्रों और बिजली घरों को तबाह करने की धमकी दी थी। इससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। कतर में एलएनजी प्लांट पर एक बड़ा हमला करके ईरान ने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए थे। जाहिर है ट्रंप के इस फैसले के पीछे ईरान की यह धमकी हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे कारण की, पानी संयंत्रों पर हमले की धमकी। ट्रंप ये जानते हैं कि ईरान ड्रोन और मिसाइल हमलों से मध्य पूर्व में मौजूद पानी के डिसैलिनेशन प्लांट को तबाह करके खाड़ी देशों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, जिससे लाखों लोगों के लिए पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी, क्योंकि खाड़ी देशों में इस्तेमाल होने वाला 90% से ज्यादा जो पानी है वो सिर्फ इन 56 प्लांट से आता है। अब बात करते हैं तीसरे कारण की, हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें। सोमवार को ईरान ने धमकी दी कि अगर अमेरिका उसको किसी भी तट या द्वीप पर हमला करता है तो वो खाड़ी में समुद्री माइंस बिछा देगा।
दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ ये जानते हैं कि समंदर से बारूदी सुरंगों को हटाना इतना आसान नहीं होता है। और इतना ही नहीं, इससे होर्मुज में अभी हो रही जहाजों की जो थोड़ी बहुत आवाजाही हो भी रही है ना, वो भी रुक जाएगी। अब बात करते हैं चौथे कारण की, ईरान का परमाणु केंद्रों पर हमला। देखिए, ईरान ने इजराइल के 2 परमाणु केंद्रों डिमोना और अरद उसके आसपास शनिवार रात को मिसाइल हमले किए। इससे इजराइल और अमेरिका दोनों को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब बात करते हैं 5वें कारण की, समय हासिल करने की रणनीति। कई जानकारों का मानना है कि ट्रंप की टाइम बाय करने की टैक्टिक्स भी ये हो सकती है। 5 दिन की मोहलत देकर वो अपनी सेना को पहले से ज्यादा तैयार कर सकते हैं। और अब बात करते हैं छठे कारण की, तेल की कीमतें स्थिर करना। पिछले दिनों कच्चे तेल की कीमतें $110 से ज्यादा हो गई थी। कई देशों में गैस और तेल की किल्लत बढ़ती जा रही थी और अमेरिका में भी इसका असर होने लगा था, वहां महंगाई बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने 5 दिन के ब्रेक का बयान दिया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थोड़ी सी घटकर $110 के नीचे आ गई और शेयर बाजारों में उछाल आ गया। अब बात करते हैं 7वें कारण की, और अमेरिकी फौज का जो है वो फंड की कमी है 7वां कारण हो सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने करीब 19 लाख करोड़ रुपए का बजट मांगा है इस युद्ध के लिए, और हर दिन लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, ऐसा अनुमान है। और संसद में ट्रंप की पार्टी ही इस बजट के विरोध में है, जिससे बजट पास होने में भारी दिक्कत आ सकती है। और अब बात करते हैं 8वें कारण की, नाटो ने नहीं दिया साथ। अमेरिका ने बार बार अपील की, लेकिन 32 देशों के सैन्य संगठन नाटो ने अपनी सेनाओं को युद्ध में नहीं भेजा, यहां तक कि बयानों में भी खुलकर अमेरिका का समर्थन नहीं किया। और अब बात 9वें कारण की, देखिए, अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होंगे। ये ट्रंप के लिए बड़ा लिटमस टेस्ट होगा। पहले ट्रंप टैरिफ और अब जंग के कारण महंगाई वहां पर बढ़ रही है, और ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो युद्ध के बाद 12% की उसमें कमी आई है। ट्रंप को महाभियोग से बचने के लिए मिड टर्म में जो चुनाव होंगे उसमें सीनेट में बहुमत को बचाए रखना बहुत जरूरी है। और अब बात अंतिम और 10वें कारण की, शांति दूत की इमेज बनाए रखना। ट्रंप बार बार ये दावा करते हैं कि वो दुनिया में कई युद्ध रुकवा चुके हैं, वो नोबेल प्राइज पर भी अपना दावा ठोक चुके हैं। ऐसे में वो अपनी शांति दूत वाली इमेज को बचाए रखना चाहते हैं। हालांकि ट्रंप लगातार अपने बयानों में यही कह रहे हैं कि ईरान समझौते के लिए बहुत उत्सुक है। आइए सुनते हैं ट्रंप का ये बयान। They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. एक तरफ ट्रंप शांति का संकेत दे रहे हैं, वहीं इजराइल का मूड कुछ और अलग नजर आ रहा है। वो ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने भी साफ कर दिया है कि हमले रुकने वाले नहीं हैं। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि ईरान में अभी हजारों टारगेट बाकी हैं और युद्ध कई हफ्तों तक जारी रह सकता है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने कल रात भर चले हवाई हमलों में तेहरान में कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज, IRGC के 2 सीक्रेट ऑफिस और ईरान के सीक्रेट मंत्रालय की एक इमारत शामिल है। इजराइल का कहना है कि उसने करीब 50 ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें हथियार रखने की जगह, एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। वहीं ईरानी मीडिया ने यह दावा करके चौंका दिया है कि उसके इस्फहान शहर में मौजूद गैस प्लांट और गैस कंट्रोल स्टेशन को भी निशाना बनाया गया है। वहीं ईरानी मीडिया ने अपने खुर्रम शहर के पावर प्लांट और उसकी गैस पाइपलाइन पर भी हमला होने की खबर दी है। आइए अब समझते हैं कि ईरान पर हो रहे इन हमलों के पीछे सिर्फ इजराइल है या फिर इसमें अमेरिका की भी सहमति है। सबसे पहले समझिए इजराइल और अमेरिका का खेल। देखिए, एक तरफ बातचीत की पहल, दूसरी तरफ लगातार सैन्य हमले। पहली नजर में यह विरोधाभास लग सकता है, लेकिन असल में यह एक बेहद सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। दरअसल डील भी और दबाव भी, यही इस पूरे खेल का मूल मंत्र है। एक तरफ अमेरिका बातचीत और कूटनीति की बात कर रहा है ताकि दुनिया के सामने शांति की छवि बनी रहे, वहीं दूसरी तरफ इजराइल जमीनी स्तर पर हमले तेज करके ईरान पर लगातार दबाव बनाए हुए है। आइए अब समझते हैं अमेरिका का रोल। देखिए अमेरिका का रोल क्या है, आइए समझते हैं। नेक्स्ट ग्राफिक्स लाइए। देखिए अमेरिका का रोल क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
देखिए, अमेरिका की भूमिका यहां बेहद संतुलित दिखाई दे रही है। वो खुद को एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में पेश करना चाहता है, जो युद्ध नहीं बल्कि समाधान चाहता है। साथ ही तेल बाजार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अपने सहयोगियों की चिंता को भी ध्यान में रख रहा है। इसलिए वो सीधे सीधे बड़े सैन्य टकराव से दूरी बनाते हुए नजर आता है। आइए अब समझते हैं इजराइल का रोल क्या है। तो इजराइल की रणनीति बिल्कुल साफ है। ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना, मिसाइल ठिकाने, कमांड सेंटर और रणनीतिक ठिकानों पर लगातार हमले इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं, ताकि ईरान की जवाबी ताकत धीरे धीरे करके कम हो जाए। और अब बात करते हैं अंतिम लक्ष्य की। देखिए, इजराइल और अमेरिका का अंतिम लक्ष्य भी साफ नजर आता है। ईरान को उस मोड़ पर लाना है जहां उसके पास बातचीत की मेज पर आने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प ना बचे, और वो दबाव में ऐसा समझौता करे जो अमेरिका और इजराइल के हितों के अनुकूल हो। लेकिन इस पूरी रणनीति में खतरा भी कम नहीं है, क्योंकि अगर ईरान ने इसका आक्रामक जवाब दिया तो यही संतुलन बिगड़ सकता है और हालात एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो इजराइल के पीएम नेतान्याहू सिर्फ युद्ध के मूड में दिखाई दे रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד 2 מדעני גרעין והיד עוד נטויה. אנחנו נשמור על האינטרסים החיוניים שלנו בכל מצב. तो एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ डबल गेम खेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी कुछ कम नहीं है। वो भी इतने साल में अमेरिका और इजराइल की चालों को समझ चुका है, और इसलिए शायद वो बातचीत से साफ इनकार कर रहा है। अभी तक सवाल उठता है कि आखिर तेहरान क्यों नहीं मान रहा। क्या ये सिर्फ जिद है या इसके पीछे एक बड़ी रणनीति छिपी हुई है? आइए इसके पीछे का भी पूरा सच जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली वजह है भरोसे का संकट। ईरान बार बार कह रहा है कि अमेरिका पहले भी समझौते कर चुका है और उन्हें वो तोड़ चुका है। ऐसे में तेहरान की साफ लाइन है, गारंटी नहीं तो समझौता भी नहीं। ईरान चाहता है कि इस बार कोई भी डील ठोस और लंबे समय तक टिकने वाली हो, ना कि अस्थायी। अब दूसरी बड़ी आपत्ति शर्तों को लेकर है। ईरान का मानना है कि नए प्रस्ताव में उससे ज्यादा रियायतें मांगी जा रही हैं, जबकि बदले में मिलने वाली राहत और सुरक्षा गारंटी बहुत कम है, बहुत सीमित है। यानी डील उसके पक्ष में असंतुलित दिखाई दे रही है। तेहरान इसे एक तरफा समझौता मानकर चल रहा है। अब बात करते हैं तीसरे पहलू की, जो है ईरान की अंदरूनी राजनीति। ईरान में इस वक्त हार्डलाइनर कट्टरपंथी गुट का दबदबा बना हुआ है। IRGC पूरे सिस्टम पर हावी है और उसका मानना है कि किसी भी दबाव में झुकना कमजोरी का संकेत होगा। ऐसे माहौल में ईरान का कोई भी नेता नरम रुख अपनाने से बच रहा है। अब अगले पहलू को समझने की कोशिश कीजिए। ईरान इस पूरे घटनाक्रम को अपनी ताकत दिखाने के मौके के रूप में देख रहा है। दुनिया को संदेश देना चाहता है कि वो दबाव में आने वाला मुल्क नहीं है और मिडिल ईस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहता है। खासकर मुस्लिम दुनिया में अपनी भूमिका को मजबूत करना उसकी रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब आगे सुनिए। ईरान के पास सैन्य और प्रॉक्सी ताकत भी है। उसकी मिसाइल क्षमता जो है अभी भी मजबूत है और उसके सहयोगी संगठन क्षेत्र में सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। यानी जवाब देने की क्षमता पूरी तरह मौजूद है और यही ताकत उसे बातचीत में आत्मविश्वास देती है। और सबसे बड़ा दाव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। दुनिया की बड़ी तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। लगातार सारे चैनल्स, सारे मीडिया आपको ये बता रहे होंगे, आप समझ चुके होंगे। और ईरान के पास इसे प्रभावित करने की ताकत है, बहुत ताकत है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पे पड़ सकता है और यही ईरान का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। इसलिए ईरान बार बार हॉर्मूज को लेकर नई नई धमकियां दे रहा है। आइए सुनते हैं ईरानी सेना के प्रवक्ता का ताजा बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل ابتکار عمل در منطقه خلیج فارس و آبهای سرزمینی عمان را در دست دارد و بسیار هوشمندانه و مقتدرانه تنگه هرمز را کنترل می‌نماید.
لذا به دلیل تسلط و قدرت کافی نیازی به مینگذاری در خلیج فارس نخواهد بود و بنا به ضرورت از هر امکانی برای تأمین امنیت استفاده خواهیم کرد. نیروهای مسلح با تسلط بر دشمنان آمریکایی صهیونیستی با همکاری کشورهای منطقه قادر به تأمین امنیت خلیج فارس می باشند. वहीं ईरान ने डिमोना शहर के बाद अब इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर भी मिसाइलों की बौछार कर तबाही मचा दी है। ईरान ने एक साथ सैकड़ों मिसाइलों से हमला कर तेल अवीव को खंडहर बना दिया है। ऐसी खबरें, ऐसी तस्वीरें, ऐसा ईरान का दावा है। और ईरान ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और क्लस्टर बमों से हमला किया। पूरे इजराइल में एयर अलर्ट के सायरन बजते रहे। लोग जान बचाने के लिए शेल्टर में रात गुजारते रहे। इजराइल की मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के बाद भी ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचाने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये ड्रोन वीडियो तेल अवीव के उस इलाके का है जहां ईरान ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं। कुछ कुछ यही वही हालात हैं जो गाजा के ड्रोन विजुअल्स के अंदर हम देखते थे, वहां पर जिस तरह की तबाही मची थी। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ईरानी मिसाइलों ने पूरे इलाके को मलबे में तब्दील कर दिया है। लोगों के घर, अपार्टमेंट सब तबाह हो गए हैं और कई घर जमींदोज हो गए हैं। इजराइल की इमरजेंसी सेवाएं राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। और ईरानी हमले की ये तस्वीर कुछ देर पहले की है। ईरान ने दिन में भी तेल अवीव पर क्लस्टर बम से अटैक करके भारी नुकसान पहुंचाया है। मिसाइल अटैक के बाद इजराइल के कई शहर, कई इलाकों में जो शहर थे उसमें आग लग गई और सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। ईरानी हमले में 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने एक बार फिर लेबनान पर कहर बरपाया है। इजराइल इस बार लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों के अलावा गैस प्लांट्स को भी निशाना बना रहा है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के अल रशीदिया गैस प्लांट पर हवाई हमला किया। हमले के बाद गैस प्लांट आग के गोले में तब्दील हो गया और हमले के बाद गैस प्लांट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। और लेबनान के दूसरे इलाकों में भी इजरायली विमान कहर बनकर टूट रहे हैं और इजरायली वायुसेना ने लगातार टारगेट अटैक करके हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। इजरायली हवाई हमलों के साथ साथ बॉर्डर से सटे इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल ने तेज कर दिया है और लेबनान में 2 मार्च से लेकर अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 10 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। आप भी देखिए हमले की तस्वीर। वहीं दूसरी तरफ इराक में तेहरान समर्थित मिलिशिया लड़ाकों के हेडक्वार्टर पर बड़ा हमला हुआ है। हमले में मिलिशिया गठबंधन हशद अल शाबी के एक कमांडर समेत 14 लड़ाके ढेर हो गए। हमला अनवार प्रांत में पीएमएफ के एक मुख्यालय पर किया गया और मिलिशिया ने हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है और इसे इराक की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। बता दें कि पीएमएफ अब इराक की नियमित सेना का हिस्सा है, लेकिन इसमें से कुछ तत्व जो हैं वो ईरान का समर्थन करते हैं। जो ग्रुप हैं वो ईरान के समर्थन में इस लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं। आप भी सुनिए किस तरह से हुआ यह हमला। तो पूरा सचमा वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे मिडिल ईस्ट में संघर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई क्या बातचीत। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कभी कभी करदाता से छोटी सी गलती हो जाती है, लेकिन हमारी कर व्यवस्था हर नागरिक को उसे सुधारने का एक और अवसर देती है। इसी सोच के साथ आयकर विभाग लाया है अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR-U। आयकर विभाग को विभिन्न स्रोतों जैसे कि बैंक्स, SROs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इत्यादि से करदाताओं के वित्तीय लेन देन की जानकारी मिलती रहती है। ये जानकारी करदाताओं के एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS में दिखाई जाती है। करदाता
अपने ई फाइलिंग अकाउंट में इसको देख सकते हैं। अब आप अपनी छूटी हुई आय जोड़ सकते हैं, गलतियां सुधार सकते हैं और वो भी निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 4 साल यानी 48 महीनों तक। जितनी जल्दी फाइल करेंगे उतना कम होगा अतिरिक्त टैक्स। अब तक लगभग 50 लाख करदाता इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं। तो आज ही सही कदम उठाइए। अधिक जानकारी और इनकम टैक्स भुगतान के लिए आज ही जाएं www.incometax.gov.in। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसात, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की और कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहना बहुत जरूरी है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने इस बातचीत की जानकारी दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के हालात पर राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान जंग जारी रही तो इसके दुष्परिणाम होंगे। आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है, इसमें राज्यों का सहयोग बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा था कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहने की आशंका है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। पीएम ने यह भी कहा कि अब भारत 27 की जगह 41 देशों से ऊर्जा आयात कर रहा है और कच्चे तेल के भंडार पर भी ध्यान दिया गया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। हमारी तेल कंपनियां संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती हैं। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन को और देश को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि कहां हुआ दुनिया में एक बहुत बड़ा विमान हादसा। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1।
किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और कोलंबिया में एक भयानक हादसे में वायुसेना का एक विमान क्रैश हो गया। विमान में 125 लोग सवार थे, जिनमें से 66 लोगों की इस प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई है। और कोलंबिया की स्थानीय समाचार एजेंसी ब्लू रेडियो ने बताया है कि इस विमान में 110 सैनिक सवार थे। कोलंबिया के रक्षा मंत्री ने इस हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि हरक्यूलिस C-130 विमान दक्षिण कोलंबिया में क्रैश हो गया है और हादसे की जांच की जा रही है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।